हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं लेके आ गया हूँ सबके लिए एक नया लेक्चर, प्लेस ऑफ सप्लाई का लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है। और आज ये लेक्चर मैं अगेन बहुत टाइम बाद ला रहा हूँ आपके लिए, 7 दिन के बाद ऑलमोस्ट। मेरी आर्टिकलशिप चल रही है, बार बार आपसे रीज़न देते हो, थैंक यू सो मच ये रीज़न देने के लिए। अह, अरे यार, थोड़ा सा लीजी भी हूँ यार, और सही बताऊँ आर्टिकलशिप के चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट आई प्रॉमिस्ड कि मैं ये काम कंटिन्यू करूँगा और मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। और मैं इसीलिए लेक्चर बना रहा हूँ, मेरा कंटेंट वगैरह सब रेडी है, लेक्चर बनाने की देर है। हाँ, मुझे टाइम निकालना चाहिए उसका, वेरी सॉरी फॉर दैट। चलो आगे बढ़ता हूँ। हमने प्लेस ऑफ सप्लाई चालू किया था। प्लेस ऑफ सप्लाई हमने क्यों पढ़ा था इस चैप्टर को, रीज़न क्या थी। लेजर पेन मेरा ये रहा, लेजर पेन। वाई वी स्टडी दिस चैप्टर टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए क्या होनी चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जहाँ पर सप्लाई हो रही है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम कह रहे हैं सप्लाई हो रही है। एक्चुअल में गुड्स कहाँ पर सप्लाई हो रही है, गुड्स कहाँ पर सप्लाई हो रही है, गुड्स का प्लेस क्या है सप्लाई होने का, उसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, उसको डिटरमाइन करना है। और क्योंकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, जहाँ पर गुड्स सप्लाई हो रही है, जिस प्लेस पर गुड्स सप्लाई हो रही है, उसी प्लेस के बेसिस पर, उसी प्लेस के बेसिस पर हम इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट डिसाइड करते हैं सप्लाई है। इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी सप्लाई है, उसके बेसिस पर, प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, छोड़ो इसको, समझ गए होगे आप। हमने इंटरस्टेट इंट्रास्टेट पढ़ा था, क्या होता है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस का, दोनों का पढ़ा था हमने। ठीक है, और यहाँ पे इंटरस्टेट हमने पढ़ा था अदर देन दिस वाला इंटरस्टेट। ठीक है, मतलब आउटसाइड इंडिया वाला केस। ठीक है, और SEZ इसमें कवर्ड था। उसके बाद इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है सेक्शन 10 में कवर्ड, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है सेक्शन नंबर 12 में कवर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने चालू किया था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आज हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म करके प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी चालू करेंगे। मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है टू सेव योर टाइम। ठीक है, क्योंकि इसको लिखने में बहुत टाइम जाता। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको लिख के कर रहा हूँ, सर्विस में आपको मतलब लिखा हुआ है वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, 2 लेक्चर्स इन टोटलिटी आई गेस दिस प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर विल टेक। चलो इसको आगे बढ़ने के लिए मैं इसमें ब्लैक पेन लूंगा। ब्लैक पेन मैंने लिया। चलो उसके बाद पॉइंट नंबर C, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। यहाँ पर नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा मेरा, क्या होगा। मत कहो गाना सर, मत कहो। ओके भाई, माफ़ करो। प्लेस ऑफ सप्लाई मूवमेंट। और यहाँ पर पार्टीज कौन है, पार्टीज कौन है, पार्टी नहीं भाई, वो वाली पार्टी नहीं, वो मुझे भी नहीं मिलती। पार्टीज मतलब लोग कौन कौन से इन्वॉल्व है, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है भाई यहाँ पे, कौन कौन, मुझे बताओ। एक तो सप्लायर है यहाँ पर, और एक है रिसिपिएंट। 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। ठीक है, रिसिपिएंट समझ जाओ, इसको मैं ना बॉक्स में कर रहा हूँ। उसके बाद आओ इसको आगे मैं करूँ, समझाऊंगा इसको भी, रुको रुको 1 मिनट। देन द लोकेशन ऑफ गुड्स, देन द लोकेशन ऑफ गुड्स, LOG। ठीक है, एट टाइम ऑफ डिलीवरी शैल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, शैल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सुनो, अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऐसा गुड है जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई ऐसा गुड है जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मान लो कोई फैक्ट्री है मेरी, मान लो कोई मेरी फैक्ट्री है, उसको मैं बेच रहा हूँ और उसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन पड़ी है। ठीक है, मैंने उसको फैक्ट्री को मशीन के साथ बेच दी, मशीन के अंदर पड़ी हुई है, उसमें मूवमेंट कुछ नहीं हुई, उसमें मूवमेंट कुछ नहीं हुई, मशीन में मूवमेंट कुछ नहीं हुई, फैक्ट्री भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मशीन फैक्ट्री के अंदर पड़ी है, मशीन फैक्ट्री के अंदर पड़ी है। ठीक है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो उस केस में जहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है और पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन, एक सप्लायर है एक रिसिपिएंट है। ठीक है, एक सप्लायर है एक रिसिपिएंट है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ गुड्स, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है जी, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं फैक्ट्री बेच रहा हूँ एज इट इज, उसके अंदर मशीन है जिसकी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, हालांकि वो मूवेबल है लेकिन उसकी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब सप्लायर और रिसिपिएंट इन्वॉल्व है, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ दैट मशीन।
ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। समझ गए? इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप और इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ? अभी तो लेक्चर खत्म भी नहीं हुआ, आदत पड़ गई यार। मैं ना जहाँ जा रहा हूँ ना काम करने, वहाँ मुझे बहुत बार थैंक यू बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? थोड़ा सा मैं शरीफ भी हूँ, आपको पता ही है ना। और दूसरी चीज़, वहाँ कल्चर थोड़ा ऐसा है। चलो, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन प्लस असेंबली असेंबली ऑफ गुड्स एट साइट। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ। नहीं, इसको चलो बाद में लिखेंगे हम। इसको हम बाद में लिखेंगे, ज़रा पहले आपको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करना ज़रूरी है। सैड। एक न एक दिन तो ख़त्म होगा ये जीएसटी का सिलेबस, ओनली फॉर May 25 या फिर अपना November 25 या फिर 20, है ना। एक न एक दिन तो होगा, कोई बात नहीं, ख़त्म करने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। अरे, ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली। ठीक है, अब देखो, अब देखो, इसको पहले समझा देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। अगर 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 अगेन मशीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप मशीन खरीद रहे हो, आप मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, और उस मशीन को आपको इंस्टॉल करवाना है, उस मशीन को आपको इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। ठीक है, देखो, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली ऑफ गुड्स एट साइट, मतलब मशीन, गुड्स मशीन समझ लो, ठीक है। अगर आप मशीन खरीद रहे हो और आपको गुड्स, उस गुड को, उस मशीन को आपको इंस्टॉल करवाना है, उसको इंस्टॉल करवाना है, उसको असेंबल करवाना है, उसको असेंबल करवाना है, इंस्टॉल करवाना है, उसको असेंबल करवाना है, मशीन को इंस्टॉल करवाना है, असेंबल करवाना है एट साइट, देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ इंस्टॉल, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली, मतलब फैक्ट्री में अगर इंस्टॉल हो रहा है या फैक्ट्री में अगर असेंबल हो रहा है वो मशीन या वो गुड, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो फैक्ट्री, या फिर वो, हाँ, वो फैक्ट्री ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पर वो मशीन इंस्टॉल हो रहा है या फिर असेंबल हो रहा है, या फिर असेंबल हो रहा है। ठीक है, वो होता है ना अवेंजर्स असेंबल, वो देखा है ना एंड गेम। हाँ भाई, बहुत बढ़िया मूवी थी वैसे तो। उसमें जो लास्ट में फाइट सीन होता है भाई साहब, मज़ेदार। हाँ, तो इसके बाद ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, गुड्स, बहुत पुरानी हो गई वैसे मूवी ना, लेकिन आज भी बहुत बढ़िया लगती है मुझे। गुड्स सप्लाइड, हालांकि मैं आपको एक बात नहीं बोल रहा, आप मुझे जज कर लोगे। ऑन बोर्ड, बोलूँगा ही नहीं वो, बोट, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और ट्रेन। ठीक है, ट्रेन या फिर मोटर व्हीकल, दैट इज एमवी लिख रहा हूँ इसको, एमवी लिख रहा हूँ मोटर व्हीकल को, ठीक है जी, एमवी मोटर व्हीकल। then place of supply shall be the location where such goods are taken on board, on board। ठीक है जी, समझे मैंने क्या बोला, क्या लिखा और क्या बताना चाहा, है ना। कैसे समझे आप? सुने, आपने सर समझाया ही नहीं अभी तक, तो मैं हूं ना समझाने के लिए, रुको। मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन समझाएगा आपको, राइट। चलो, आज सर बहुत गाने आप याद कर रहे हो। गुड्स सप्लाई हुए हैं, गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड बाय वेसल, एयरक्राफ्ट या ट्रेन या फिर मोटर व्हीकल। इन चार तरीके से अगर गुड्स ऑन बोर्ड सप्लाई हुए हैं, गुड्स सप्लाई हुए हैं इन चार तरीकों से, तो क्या होगा, क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अगर मैं ट्रेन से कोई गुड्स भेज रहा हूँ, मैं ट्रेन से कोई गुड्स भेज रहा हूँ, भेज भ, ठीक है, भेज रहा हूँ, बेच नहीं रहा, ठीक है। उस केस में मैंने वो गुड्स भेजे
दिल्ली से ऑन बोर्ड हुए वो गुड्स, दिल्ली से ऑन बोर्ड हुए मुंबई के लिए, मुंबई के लिए आप महाराष्ट्र समझ लो ऑन बोर्ड हुए, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी, दिल्ली होगा जहां से गुड्स ऑन बोर्ड हुए, जहां से गुड्स को लिया गया, टेक किया गया। ठीक है जी, समझे मेरी बात। अगर गुड्स ऑन बोर्ड हो रहे, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड थ्रू वेसल्स, एयरक्राफ्ट, मतलब जहाज से या फिर हवाई जहाज से या फिर हमारी रेलगाड़ी से या फिर हमारी मोटर व्हीकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे यार जज मत करना मुझे यार, क्या बोलते हैं, गाड़ी राइट, सॉरी गाड़ी समझ लो आप, ठीक है, कोई गाड़ी से, अब यार गाड़ी तो बैलगाड़ी भी होती है, मोटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, छोड़ो, सर्च करूँ क्या, नहीं यार क्या करूँगा सर्च करके, छोड़ो, मोटर व्हीकल। ठीक है, इनसे अगर आप इनसे कोई गुड्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं, इनसे कोई गुड्स ऑन बोर्ड हो रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, लोकेशन वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहाँ से वो गुड्स ऑन बोर्ड लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो जी, आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा ये पूरा। अब हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूरा खत्म हो चुका है, ये दोनों मैंने रिवाइज नहीं करवाए। हालांकि आप क्या करोगे यार, बिल्टू शिफ्टू मॉडल और मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर इन्वॉल्व है तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सेंस मुझे लग नहीं रही दोबारा रिवाइज करवाने की, ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने इस क्लास में करवाया है। तो खुशखबरी मुझे आपको देनी है इस बात की कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म हो चुका है। अब हमारा जिसमें हमें समय हमें बिताना है, जिसके साथ हमें अपना बाकी का समय इस चैप्टर में बिताना है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। चलो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें जनरल रूल है, पहले तो जनरल रूल है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ पर रेड पेन से लिखूंगा, यहाँ पर मैं रेड पेन से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जनरल रूल, जनरल रूल। ठीक है, जनरली ये रूल फॉलो होता है, एक्सेप्ट ठीक है, एक्सेप्ट 12, 3, 2, 12, 14। ये क्या है सर, अच्छे से आपको बताएंगे, रुको, हम आपको बिना समझाए घर नहीं भेजेंगे सर, घर से ही देख रहे लेक्चर, अरे कोई लाइब्रेरी से भी देख रहा होगा भाई, हाँ चलो। और मन कर रहा है गाना गाते रहूं, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, पढ़ाना ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। वैसे मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मुझे लगता है मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि मैं कोई मुझे ऐसे बोले कि मैं पढ़ाता हूँ, लोग, मैं चाहता हूँ लोग बोले ये पढ़ता है, ताकि लोग भी पढ़े, मतलब बहुत अजीब सी बात है, लाइक ओके, मेरी बात ही अजीब होती है थोड़ी सी ना, मेरे अलावा मुझे लगता है कोई समझ भी नहीं पाएगा, चलो कोई बात नहीं। नहीं जनरली यार पता है, जब मैं बोलता हूँ ना मैं पढ़ाता हूँ, तो एक ऑब्लिगेशन सी आती है कि मतलब मुझे तो यार पता नहीं कौन सी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे आपको कुछ समझाना है, जबकि मुझे कुछ बहुत 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 कुछ मुझे नहीं आता, ठीक है। जब मैं जा रहा हूँ ना जिस जगह काम करने, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ नहीं आता, जिस डोमेन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, उस डोमेन में मैं गया हूँ, और मुझे वहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क, और कॉन्फिडेंस डाउन होता है ऑफ कोर्स कि भाई मैं जो सोचता हूँ कि मुझे आता है भाई मुझे नहीं आता, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, तभी तभी मैंने चूज़ किया है, मुझे पता था ना प्रैक्टिकल में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आई डू माई बेस्ट देयर एज वेल, मैं बहुत अच्छे से काम सीखने की कोशिश करूँगा और लगे रहूँगा, और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को ही मिला है, नो डाउट। अब मुझे जीएसटी पोर्टल के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है पहले से, ठीक है, अब मुझे पता है कि जीएसटी पोर्टल में कैसे लॉग इन करके यूज़र सर्विस ये वो एंड ऑल, किस में जाके कौन सी चीज़ आएगी, नाइन करके नाइन कैसे भरना है, नाइन सी कैसे भरना है, फाइल कैसे करना है, ठीक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, पहले नाइन भरता है, पहले नाइन सी भरता है, डेट ड्यू डेट क्या होती है, वैसे तो हमने सब कुछ पढ़ना है और हमें पता होता है, बट थोड़ा सा ना अब कर करके थोड़ा दिमाग में बैठ रही है चीज़ें, इसलिए मुझे प्रैक्टिकली उसको करना था। सर कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो आप, हमें यहाँ पर वापस लेके आओ, लेके आ रहा हूँ रुको। तो यही यार मतलब काम अच्छे से सीखूंगा मैं, सर हमें पढ़ाया करो, हमें स्टोरी मत सुनाया करो। अरे भाई क्या करूँ भाई, कोई मेरी सुनता नहीं है ना, तो तुम्हें ही सुना देता हूँ। हाँ, एड्रेस अगर रिकॉर्ड में है, एड्रेस इन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट, इसको उद्धर करो यार। हाँ, एड्रेस इन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट्स, ठीक है, या फिर
एक मिनट रुको भैया, इधर आओ। नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। या तो एड्रेस इन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या तो एड्रेस इन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर एड्रेस इन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बोल रहा हूँ मैं, याद रखना क्या होगी, जनरल रूल बता रहा हूँ, जनरल रूल जनरली ये होगा मतलब। बाकी इनमें हम पढ़ेंगे वो अलग चीज़ अप्लाई होगी जो नीचे 12.3 to 12.4 है। हे भगवान, है क्यों हो रहा है? पंजाबी आपको आती नहीं सर, मत बोला करो। मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता, फिर भी मैं बहुत कुछ करता हूँ। ट्राई, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ट्राई माई फ्रेंड देन टू सिट आइडल। चलो कोई बात नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी दोनों केस में। अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है इन रिकॉर्ड तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, दैट इज LOR, नॉट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एड्रेस नॉट एग्जिस्ट इन द रिकॉर्ड्स तो उस केस में क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOS ही लिखा है ना शॉर्ट फॉर्म में मैंने, हाँ ठीक है, पूरा नहीं लिखता, LOS लिख रहा होगा, ठीक है LOS। तो ये मुझे आपको बताना था। जनरल रूल प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या है। देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम पढ़ने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब सुनो, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम इसे रुकना, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ने वाले हैं तो हम इसका जनरल रूल क्या होता है डिटरमाइन करने का, जनरली क्या कैसे डिटरमाइन करते हैं, इनके अलावा इनको भूल जाओ अभी। जनरली कैसे डिटरमाइन करेंगे, जनरली इनको डिटरमाइन करने के लिए अलग क्राइटेरिया है, इनको अलग क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने का, लेकिन जनरली कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर दो केसेस में, अगर एड्रेस एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड्स में, अगर एड्रेस रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है, अगर एड्रेस रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है। मतलब रिसिपिएंट की एड्रेस अगर रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लेकिन अगर रिसिपिएंट की लोकेशन या फिर एड्रेस रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ सप्लायर। मतलब जो सप्लायर है जिसके रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट नहीं करता है रिसिपिएंट की डिटेल्स, उसकी लोकेशन ही LOS, उसकी लोकेशन ही बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, शाश्वत नहीं, सर्विस, ठीक है। सर यू आर सो ऑब्सेस्ड विद योर नेम, आई गेस सो, बिकॉज आप स्टार्टिंग में भी ये कहते हो, हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब, मेरा नाम है शाश्वतपुरी, है ना। तो यार मैंने ना सोचा नहीं था मैं ऐसे बोलूँगा। एक्चुअली जब मैंने पहला लेक्चर बनाया ना तो अपने आप क्या हुआ कि मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ, तो मैंने बोला हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब, मेरा नाम है शाश्वतपुरी, और हर लेक्चर में मैंने बोलना चालू कर दिया, मेरी आदत पड़ गई है। मेरा एक दोस्त है, मुझे बोल रहा था मैं लाइब्रेरी जाता हूँ पढ़ने के लिए, हाँ मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं भी 21 साल का ही हूँ अभी मैं, ठीक है। तो मेरे को बोलता है हेलो एवरीवन कैसे, मतलब वही बोलता है ऐसे ही मुझे, इस तरीके से जैसे मैं बोलता हूँ ना यूट्यूब पे, कहता कैसे बोलते हो शाश्वत भाई आप, ऐसे बोलता है वो। मैंने बोला हेलो, कहता है हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब, मेरा नाम है शाश्वतपुरी। मैं कह रहा हूँ भाई तुझे भी रट गई ये बात, कहता है हर लेक्चर में तो बोलता है मैंने बोला सही है भाई, ये तो वो बन जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, हुक लाइन स्टार्टिंग की होती है ना, हर टीचर की होती है। सही है, हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब, मेरा नाम है शाश्वतपुरी, और आज हम चालू करने वाले एक नया लेक्चर। मैं ऐसे बोलता हूँ, राइट। खुश मत हो सर, खुश होने वाली बात नहीं है ये, पता है मुझे यार, छोड़ो, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाना चाहिए, नहीं तो दुख देने के लिए और दुखी होने के लिए बहुत कुछ है। चलो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, URP, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, URP, ठीक है। सुनो, अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या मतलब हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, URP, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब URP, अनरजिस्टर्ड पर्सन का क्या हुआ, जिसने GST में रजिस्टर नहीं किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, GST में रजिस्टर कौन नहीं करेगा, जनरली कंज्यूमर नहीं करेंगे, जो अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है गुड्स को, राइट। तो B2C ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर अगर कोई सेल हो रही है तो जनरली ये माना जाएगा कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हो रही है। तो जब हम URP की बात कर रहे हैं ना, जब हम अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम B2C की बात कर रहे हैं। समझे लॉजिक क्या बोला मैंने, कस्टमर जो अल्टीमेट कस्टमर है, जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, वो जनरली अनरजिस्टर्ड होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पर हम B2C भी बोल सकते हैं, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन को भी हम बोल सकते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन की ट्रांजेक्शन। और हम यहाँ पर जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर हम URP की पहले बात कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन चार ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है।
तो चलो चालू करते हैं। हाँ, तो ये 4 सर्विस मैंने लिख के रखी हुई ताकि आपका टाइम बचे। चलो, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस अगर प्रोवाइड की जाती है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, होगी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कोई ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी जहां पर वो परफॉर्मेंस, जहां पर वो ट्रेनिंग या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस की गई है, जहां पर वो ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस की गई है। अगर दिल्ली में की गई है तो दिल्ली होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, समझे मेरी बात? बहुत सिंपल था, कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ मेल या फिर कोरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल या फिर कोरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय वे मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर मेल या फिर कोरियर अगर किया जा रहा है, इसकी सर्विस दी जा रही है, ट्रांसपोर्ट करने की, गुड को ट्रांसपोर्ट करने की या मेल को ट्रांसपोर्ट करने की या फिर कोरियर को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दी जा रही है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर। समझे मैंने क्या बोला? अगर दिल्ली से आपने किसी ट्रांसपोर्टर को गुड दिया है कि आप इसको झारखंड पहुंचा दो, मेरे को देखो, इधर मत देखना, मेरे को देखो, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो, सुनो, अगर दिल्ली से आपने कोई गुड्स हैंड ओवर किए हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर दिल्ली से आपने कोई गुड्स हैंड ओवर किए हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए झारखंड में, मतलब आपने सर्विस एक्वायर की है ट्रांसपोर्टर की बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स और बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कोरियर, उस केस में इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? आपने दिल्ली से और गुड्स हैंड ओवर किए हैं तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, झारखंड नहीं होगी, वहां पे गुड्स रिसीव हुए हैं, जहां पर गुड्स आपने हैंड ओवर किए हैं दिल्ली में हैंड ओवर किए हैं, झारखंड में रिसीव हुए हैं, दिल्ली में हैंड ओवर किए हैं, जहां पर हैंड ओवर किए हैं, गुड्स को दिया है, भेजा है जहां से, उसको बोलेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली होगी प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि दिल्ली से हमने झारखंड भेजा तो दिल्ली है। सर राइटिंग आपकी माशाल्लाह, राइट, आई नो दैट, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। बेशरम हो गए हो आप, आई नो दैट। चलो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करें तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्लेस वेयर पर्सन embarks on the conveyance for a continuous journey, place where person embarks on the conveyance for the continuous journey। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हम ले रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हैं, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि सर्विस है, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, प्लेस वेयर पर्सन एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। अगर दिल्ली से चढ़ रहा है बंदा, अगर दिल्ली से कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहा है, फॉर इस बार किसके लिए सर्विस किसके लिए हम लेते हैं गुजरात की। ठीक है, दिल्ली से गुजरात जा रहे हैं, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से कोई पर्सन चढ़ रहा है ट्रेन में या फिर किसी भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द बिगिनिंग। ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, जनरली दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है, एंड कहाँ पे कर रहा है? गुजरात पे। गुजरात उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगी, जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है मतलब दिल्ली ही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, समझ गए? सिंपल था। उसके बाद इंश्योरेंस सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जहाँ पर रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है रिसिपिएंट की डिटेल्स। ठीक है, जहाँ पर रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है रिसिपिएंट की डिटेल्स या फिर एड्रेस की हम बात कर सकते हैं ऑन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के अगर रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है ना रिसिपिएंट की डिटेल, जो कि करता ही है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, इंश्योरेंस सर्विस के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होती है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, और वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एग्जिस्ट करती है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है जी, समझ आ गया? दोबारा बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होती है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एग्जिस्ट करती है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है जी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये चारों हो गया। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई डोंट थिंक एनी डाउट विल बी देयर टिल हेयर। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर हमने B2C की बात करी थी, अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं अगर ये चारों ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ B2B हो, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को की गई हो। मतलब देखो, B2B का क्या मतलब है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, मतलब दो बिजनेस अगर एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, बिजनेस तो रजिस्टर्ड ही होते हैं ना जनरली, रजिस्टर्ड ही होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, उस केस में इन सारे एक्टिविटीज़ की, इन सारे ट्रांजेक्शन्स की प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब अगर दिल्ली से गुजरात माल जा रहा है,
दिल्ली से गुजरात माल जा रहा, माल नहीं बोलूँगा, दिल्ली से गुजरात ये सर्विस दी जा रही है, दिल्ली से गुजरात ये सर्विस दी जा रही है, ये चारों सर्विस। उस केस में अगर गुजरात में जो पर्सन है वो भी बिजनेस है, कोई ये भी बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज गुजरात। लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज गुजरात। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, समझे। ठीक है, B2C के केस में ये है। ठीक है, लेकिन अगर ये सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है इन द नेचर ऑफ B2B यानी कि टू रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। चलो हो गया। अब ये सुनो, इसके बाद मैं लेक्चर एंड कर दूंगा, आज ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मुझे लगा था कि मुझे समझाने में टाइम लगेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी सर रुक जाओ सर, आपने बहुत कुछ अभी मिस किया, रुको। ज़िंदगी में सब कुछ नहीं हो सकता बनी, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। ये जवानी है दीवानी रिलीज़ हुई है, पता है आपको, रिलीज़ हुई है। हाँ, 3 जनवरी को हुई थी, बट मैं नहीं गया देखने के लिए। शिट, आई विल गो मे बी। चलो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कि B2C। मैंने बता दिया लॉजिक, अनरजिस्टर्ड पर्सन को B2C मैंने क्यों बोला है यहाँ पर। ठीक है, क्यों बोला है, ये 2 सर्विस की हम बात करेंगे, ये 2 सर्विस की बात करेंगे। ठीक है, पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विस या फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विस या फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस। ठीक है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, या फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगी, प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड। मतलब दिल्ली में अगर इवेंट हेल्ड हुआ है, दिल्ली में स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ वो सर्विस, वो स्पॉन्सरशिप सर्विस या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की सर्विस प्रोवाइड की गई है आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जहाँ पर है वो होगी इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जनरली क्या होगी, जहाँ पर इवेंट हेल्ड हुआ है वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन अगर ये सर्विस आउटसाइड इंडिया, ये इंडिया है हमारा, अगर इंडिया से बाहर ही हमें सर्विस प्रोवाइड कर दी, इंडिया से बाहर ही ये सर्विस प्रोवाइड कर दी, उस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। समझे आप ये दोनों केस। ठीक है, अब मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट को जरा ढंग से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। ठीक है, नोट, अब देखो, सर्विस सप्लाइड अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विस सप्लाइड टू पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन एंड इवेंट, मैंने यहाँ पे 2 बोल दिया, सॉरी। मैं ना, देखो, मैं नहीं चाहता कि आप भी ये गलती करो, जब मेरे से होगी तो आपसे भी हो सकती है। एक मिनट रुको, हाँ अब ठीक है। सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन वेयर इवेंट इज हेल्ड इन वन और मोर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, एंड कंसोलिडेटेड अमाउंट इज चार्ज्ड। मतलब देखो, मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें बोली है। ठीक है, 3 चीज़ें बोली है। सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विस सप्लाई हुई है बाय वे ऑफ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जिसने सर्विस सप्लाई की है ये वाली, अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन है और साथ में एक से ज़्यादा स्टेट में, मतलब दिल्ली और गुजरात में सर्विस प्रोवाइड कर दी है, 2 जगह पे प्रोवाइड कर दी है, एक या एक से ज़्यादा जगह प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, उस केस में कंसोलिडेटेड अमाउंट भी चार्ज हुआ है, मतलब मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया मुझे 1 लाख रुपए चलेंगे, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं 2 जगह पे दिल्ली में भी और गुजरात में भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाऊंगा, स्पॉन्सरशिप सर्विस ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन 1 लाख चाहिए, कंसोलिडेटेड अमाउंट है, सेग्रीगेट करके नहीं दिया कि दिल्ली में 50,000 लगेगा या फिर उधर 50,000 लगेगा, दिल्ली में 60,000 लगेगा, उधर 40,000 लगेगा गुजरात में, ऐसा कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट 1 लाख बता दिया, कंसोलिडेटेड अमाउंट बता दिया। ठीक है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, मुंह जुबानी का है, मतलब वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिख दिया है, आई एम सॉरी समझाने के लिए। ठीक है, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है, वर्बल एग्रीमेंट है। ठीक है, उस केस में ये 4 चीज़ है, सर्विस सप्लाई हो रही है अगर बाय पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज हो रहा है, सर्विस सप्लाई हो रही है इन मोर देन 1 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, या फिर इन मोर देन या फिर एक स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी या फिर और उसके अलावा। ठीक है, और साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में अमाउंट को अपोर्शन कैसे करोगे, उस 1 लाख को आप बांटोगे कैसे, आप बांटोगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटेड प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ GAAP, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर आप उनको सेग्रीगेट करोगे, आप उनको बांटोगे। ठीक है,
ये आपको बताना चाह रहा था। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मान लो सर्विस सप्लाई हो रही है बाय पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज़ कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज हो रहा है, मतलब 1,00,000 रुपये चार्ज हो रहे हैं, सेग्रीगेट नहीं किया अमाउंट को। तीसरी चीज़, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट या फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस हो रही है इन मोर देन वन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, कितनी भी एक से ज़्यादा स्टेट में हो रही हो या फिर यूनियन टेरिटरी में हो रही हो, और साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट नहीं है सेग्रीगेट करने का अमाउंट को, उस 1,00,000 को, ठीक है। उस केस में आप अमाउंट को सेग्रीगेट कैसे करोगे? अमाउंट को सेग्रीगेट कैसे करोगे कि दिल्ली में कितना चार्ज होना चाहिए, गुजरात में कितना चार्ज होना चाहिए, या फिर आपने गोवा में भी सर्विस दी है तो गोवा में कितना चार्ज होना चाहिए, मतलब जितने भी स्टेट्स में आपने चार्ज किए हैं कंसोलिडेटेड अमाउंट, उसमें सेग्रीगेट कैसे करोगे? सेग्रीगेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और GAAP गैप, ठीक है जी, समझ आ गया आपको? थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसको, सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक होटल्स, अकोमोडेशन, एंसिलरी सर्विस, ठीक है। सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग होटल्स, अकोमोडेशन एंड एंसिलरी सर्विस इन केस ऑफ B2C ट्रांजेक्शन, B2C ट्रांजेक्शन मतलब सर्विस सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखो, अगर आप सर्विस, मतलब आपको कोई सर्विस मिल रही है या फिर कोई सर्विस है रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब होटल्स की या फिर अकोमोडेशन की, ठीक है, या फिर उनसे मिलती जुलती सर्विस तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा इन केस ऑफ B2C ट्रांजेक्शन? तो क्या होगा बताओ? होगा वो प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ठीक है। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड या फिर इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। फॉर एग्जांपल होटल्स हो गया या फिर हमारा अकोमोडेशंस हो गया या फिर कोई एक्सेट्रा या फिर इससे रिलेटेड कोई सर्विस या फिर उसको जिसको बोले एंसिलरी सर्विस, ठीक है जी, ठीक है ना। अगर आपको, दोबारा बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, होटल की सर्विस या फिर अकोमोडेशन की सर्विस, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड या फिर लोकेटेड, ठीक है। चलो, उसके बाद अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेटेड है, शायद मैंने यहाँ पर बोला नहीं है, दोबारा दोनों जगह केस है, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर शायद बोला नहीं है, मुझे याद नहीं है बोला भी है तो, ठीक है। अगर ये आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, दोनों केसेस में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में भी और सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर अगर सप्लाई ऑफ सर्विस इज एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर भी सेम केस, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो एट्रीब्यूटेड है टू डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करा है, चार पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। अगर लॉजिंग या फिर अकोमोडेशन सर्विस होटल की या फिर गेस्ट हाउस की या फिर क्लब की, लॉजिंग या फिर अकोमोडेशन सर्विस, रहने की सर्विस किसी होटल में या फिर किसी गेस्ट हाउस में, किसी क्लब में आप कोई सर्विस ले रहे हो जो कि आपने अलग अलग स्टेट्स में ली है, तो किस बेसिस पे अपोर्शन होगा अमाउंट? अपोर्शन होगा वो बाय वे ऑफ नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी, मतलब जितनी रातें आपने उस जगह पर गुजारी है, उन रातों के अनुसार आपके अमाउंट को अपोर्शन किया जाएगा, ठीक है। उन रातों को ध्यान में रखते हुए आपके अमाउंट को अपोर्शन किया जाएगा, ठीक है। सर, आपकी ये बात बोलते हुए आवाज़ लड़खड़ा क्यों गई? आई डोंट नो। चलो, अगर सिंगल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन 2 और मोर स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर दोनों, अगर सिंगल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन 2 और मोर यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट या फिर बोथ, या फिर अदर सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, इन दोनों केसेस में अगर सिंगल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन 2 और मोर स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में लोकेटेड है, मतलब ये दिल्ली है, ये गुजरात है और ये बीच में प्रॉपर्टी पड़ गई आपकी, ये दिल्ली है, ये गुजरात है, बीच में कोई प्रॉपर्टी पड़ गई, ये दोनों का स्वाद ले रही है, ये प्रॉपर्टी दोनों का स्वाद ले रही है, ठीक है। तो इस केस में और साथ में दूसरे केसेस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरे केसेस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस केस में क्या होगा? बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, एरिया वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लाइंग इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर गुजरात है, ठीक है। अब मान लो दिल्ली में इतना एरिया है और गुजरात में इतना एरिया है, ठीक है। ये दिल्ली, ये गुजरात, तो इनके एरिया के बेसिस पे कर दो ना अपोर्शन, ये इतना एरिया दिल्ली, इतना एरिया गुजरात, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर अगर लॉजिंग या अकोमोडेशन सर्विस बाय वे ऑफ हाउस बोट या फिर वेसल आपको दी जा रही है, लॉजिंग या फिर अकोमोडेशन सर्विस बाय वे ऑफ हाउस बोट या फिर वेसल आपको दी जा रही है, तो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होगा? टाइम स्पेंट ऑन बाय बोट या फिर वेसल, टाइम स्पेंट
बाय बोट या फिर वेसल इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर हमने क्या बात की है, अगर ये सर्विस आपको अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में दी जा रही है, अलग अलग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी में दी जाती है, तो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होगा इन सबके केसेस में हमने पढ़ा है, ठीक है। ये लास्ट हमने पढ़ा था लॉजिंग या फिर अकोमोडेशन सर्विस बाय वे ऑफ बोट या फिर वेसल, तो उसके इसमें टाइम स्पेंट बाय बोट, अगर टाइम जितना आपने टाइम स्पेंड किया है बोट में, जितना आपने टाइम स्पेंड किया है, जितना आपने टाइम स्पेंड किया है बोट पे, ठीक है, बाय इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, उसके बेसिस पे आप अपोर्शन कर दो अमाउंट, इसके बेसिस पे आप अपोर्शन कर दो अमाउंट, ठीक है। अपोर्शनमेंट की बात करें हम यहाँ पर, कैसे आप अपोर्शन करोगे अमाउंट को, कैसे बांटोगे अमाउंट को, ठीक है, बांटोगे कैसे, ठीक है। जैसे मैगी बांटते हैं ना भाई और बहन, कि एक मैगी का वो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, इतना सा मैगी भी मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, हम करते हैं ना, वैसे ही अपोर्शन कैसे करोगे आप। बहुत बेकार एग्जाम्पल सर आप देते हो, प्लीज़ आप मत दिया करो, हाथ जोड़ के मेरी मोदी जी से गुजारिश है। ओके, अच्छा, अगर हम B2, एक मिनट रुकना, अगर ये ट्रांजेक्शन हुई है, अगर ये ट्रांजेक्शन हुई है इन द नेचर ऑफ B2B, अगर ये ट्रांजेक्शन हुई है इन द नेचर ऑफ B2B ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो इन दोनों ट्रांजेक्शन की, इन दोनों ट्रांजेक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, इन दोनों ट्रांजेक्शन की प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। फिर ये जो हमने केसेस पढ़े हैं, ये पढ़े हैं इन केस ऑफ B2C ट्रांजेक्शन। लेकिन इन ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर ये ट्रांजेक्शन हो रही है इन द नेचर ऑफ B2B, इन नेचर ऑफ B2B अगर ये ट्रांजेक्शन हो रही है, इन नेचर ऑफ B2B अगर हो रही है, तो अगर इन नेचर ऑफ B2B हो रही है, मेरी वीडियो बंद हो गई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे आपको पढ़ाना था आज, यहाँ तक मुझे आपको पढ़ाना था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और बच गई है, मेरे को लगता है आधा लेक्चर 20 मिनट को और लगेगा, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड, और पढ़ते रहो यार, और कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और साथ में आगे बढ़ते रहना है। और चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, गुड बाय।